अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। वालेकुम अस्सलाम मैडम खतीजा, कैसी हैं आप? आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट्स आए हुए थे। हम लोगों को जो है ऑस्टियोपोरोसिस पे लेक्चर चाहिए था। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन विल गोइंग टू स्टार्ट। चलें, अच्छी बात है, आवाज़ क्लियर है। ओके बेटा, प्लीज़ बाकी लोगों को भी टैग कर दो ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएं, ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जुहेब। आमिर, आप कैसे हो? प्लीज़ स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स को टैग कर दो ताकि वो लोग भी आ जाएं। हम पे स्टार्ट करें, 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम खतीजतुलैन। वालेकुम अस्सलाम सामिया। सबसे को जल्दी जल्दी आ जाएं ताकि जो है हम लोग स्टार्ट कर सकें और टाइमली कंप्लीट कर लें अपना लेक्चर। अच्छा, as we all know that today's topic is osteoporosis. Now I'm starting the lecture. As we all know that today's lecture is about osteoporosis. Before starting osteoporosis, I would like to discuss something about bones. अच्छा देखो, बोन की जब भी बात होती है ना, तो बोन में जो है दो सेल्स की हम बात कर रहे होते हैं, जिसको एक सेल होती है ऑस्टियोब्लास्ट और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल की क्या एक्टिविटी है और ऑस्टियोक्लास्ट सेल की क्या एक्टिविटी है। लेकिन इन दोनों की जो एक्टिविटी है ना, कुदरत ने इस तरह से मैनेज करी हुई है कि कुदरत आपको बड़ा बैलेंस निज़ाम दिया हुआ है कुदरत ने आपको।
ठीक है। अगर किसी वजह से ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम होती है, अगर किसी वजह से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि अच्छा, अब देखते हैं कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी क्या है। बोन फॉर्मेशन, जब से बंदा पैदा होता है, जब से जो है वो जाइगोट बनता है, उसमें जब बोन फॉर्मेशन होना शुरू होती है तो आपकी जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स हैं वो एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। एंड उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है बोन को फॉर्म करना, बोन की फॉर्मेशन। देन एक सेल्स होती हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कर रही होती हैं। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो और जो बोन है उसको रिजॉर्ब कर रहे होते हैं। रिजॉर्ब करने का क्या मतलब है, बोन बन गई, ठीक है। देन कुदरत ने निज़ाम रखा कि बोन अगर जो है बहुत ज़्यादा डिपॉजिशन हो जाती है या किसी वजह से जो है कोई ऐसा मसला हो जाता है तो फिर वहाँ से कैल्शियम एंड जो जो मिनरल्स हैं वो फिर रिजॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, ये आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स का काम होता है। देन हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस मीन्स बीइंग पोरस, ठीक है। जब बोन पोरस हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना। अब बोन का इसमें क्या होता है कि बोन मास के साथ साथ बोन की जो स्ट्रेंथ है वो भी लूज हो रही होती है। बोन मास क्या है, बोन में हमने बात करी कि क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना। अब वो क्रिस्टल्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं, क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट जब कम हो जाएगा, अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं है कैल्शियम फॉस्फेट ही है, इसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल मिनरल्स हैं। जब ये मिनरल्स कम हो जाते हैं तो आपकी बोन जो है वीक हो जाएगी एंड देन क्या होगा कि स्ट्रेंथ भी अल्टीमेटली वीक हो जानी है, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब स्ट्रेंथ कम हो गई, जब बोन वीक हो गई तो क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू फ्रैक्चर्स। अच्छा, ये फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं, ये फ्रैक्चर्स माइन्यूट ट्रॉमा से फ्रैक्चर्स कॉज हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुर्सी पे बैठा हुआ एक शख्स कुर्सी से गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कुर्सी से गिरोगे तो फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो केस है, जो ऑस्टियोपोरोसिस का केस है, उसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर कॉज होता है, ठीक है। अब फ्रैक्चर क्यों कॉज हो रहा है, फ्रैक्चर इसलिए कॉज हो रहा है कि बोन वीक हो गई, ठीक है। अब जब बोन वीक हो गई तो एक निज़ाम था जिसमें जो आपकी बोन का आउटर शेल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था, जो इनर शेल था वो पोरस था। लेकिन अब क्या होगा, जब ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो गया तो आपका जो आउटर शेल है वो भी, जो बोन का आउटर पार्ट है वो भी, इट विल ऑल्सो बिकम पोरस। जब वो पोरस हो जाएगा तो फिर जो स्ट्रेंथ थी, जैसे हम बोलते हैं कि आपका जो जो बोन है दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जब जब वो जो स्ट्रक्चर है वो आपका पोरस हो जाएगा तो फिर जो फ्रैक्चर्स हैं वो माइन्यूट ट्रॉमा से भी कॉज होंगे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस को बेसिकली मेटाबॉलिक डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिजीज़ क्यों कहा जा रहा होता है, क्योंकि कुछ मिनरल्स हैं, कुछ जो है मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जिनकी कमी की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो रहा होता है। बोन डेंसिटी अल्टीमेटली इसमें रिड्यूस हो रही है। मेन एंड विमेन दोनों को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये और बात है कि विमेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, मेन को एज़ कम्पेयर्ड कम अफेक्ट कर रहा होता है। इसकी कुछ रीजंस होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, बोन डेंसिटी जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो बोन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। विद टाइम ये पीक पे जाएगी, और पीक पे कब पहुंचेगी, जब बंदा जो है वो 25 इयर्स का हो जाता है, ठीक है ना। अगर तो आपके अंदर इस दौरान कैल्शियम की कमी रहती है या जो है विटामिन डी की कमी रहती है, या फिर आपको जो है
डिफरेंट जो जो मिनरल्स की नीड है वो पूरी नहीं होती, तो फिर ये पीक लेवल पे नहीं पहुंच पाता, और जब ये पीक लेवल पे नहीं पहुंच पाता तो फिर आपको इन फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस होने के जो चांसेस हैं, जो रिस्क हैं, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। जब 25 की एज पे पीक पे जाएगा तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली एट द बियॉन्ड 25 फिर स्लोली ग्रेजुअली फिर ये जो पीक लेवल है स्लोली ग्रेजुअली कम होता जाएगा। ठीक है। और अगर ये अलार्मिंग साइंस तक कम हो जाएगा तो फिर आपको एक डिजीज़ कॉज हो जाएगी जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एल्डरली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो है डाइटरी इनटेक इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है। अब जब डाइटरी इनटेक अच्छा नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है। रिस्क ऑफ फॉल बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, वो ज़रा सा भी गिर जाते हैं उनको फ्रैक्चर्स कॉज हो जाते हैं और फिर वो डरने लगते हैं। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट हमारे लिए ऑस्टियोपोरोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि देखो हमारे पास एक तो आ रहे होते हैं ऐसे पेशेंट जो कि ओल्ड एज में होते हैं। ठीक है। अब उनको जो है ऑस्टियोपोरोसिस भी है, एक दफ़ा गिर गया, देन क्या होगा कि आप जो उनसे नॉर्मल एक्टिविटी भी करवा रहे होते हो ना, तो वो उन एक्टिविटी को करने में भी खौफ महसूस करते हैं। इस खौफ से उनको जो है निकालना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है। तो प्रिवेंशन बड़ी ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है उससे बचा जाए। प्रिवेंशन बड़ी ज़रूरी है। एडिक्वेट डाइट बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। आपके पास कोई फ़ीमेल आती है जो इस एज ग्रुप की है, तो आपने उसको जो है ज़रूर लाजमी एडवाइस करना है कि उसकी डाइट एडिक्वेट होनी चाहिए। अब डाइट एडिक्वेट से क्या मुराद है? कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ जो है वाइटामिन होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डाइट में होनी चाहिए जो कि आपके जो कैल्शियम कंटेंट है उसको जो है अप्रोप्रिएट रखे। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, विद एज जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम है वो रिड्यूस होती है। ठीक है। अब बॉडी में कैल्शियम है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगी विद एज। ठीक है। ये बड़ा जो है कुदरत का एक निज़ाम है कि विद एज जो है हर चीज़ आपकी स्लो डाउन होती जा रही है। तो एक एज ऐसी आएगी कि आपका जो है कैल्शियम आप बहुत सारा ले रहे हो लेकिन वो सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है ना। उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपको विटामिन डी की नीड होगी, और अगर ये विटामिन डी नहीं आपके पास जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट में मौजूद, तो भी आपके साथ प्रॉब्लम होगी। ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जनाब। फिर हम देखते हैं स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन क्या है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स। एडल्ट्स में देखें तो 206 बोन्स होती हैं, और अगर जो है आप न्यू बॉर्न में देखें तो 300 बोन्स होती हैं। ठीक है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो है फ्यूज़ होती हैं बोन्स। जैसे आपको पता है कि जो है बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बोन्स होती हैं, 300 के अराउंड होती हैं, और फिर जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये बोन्स जो हैं फिर फ्यूज़ होती हैं। एट द एडल्ट एज आपके पास 206 बोन्स रह जाती हैं। ठीक है ना। अब ये जो बोन्स है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपकी हुई नहीं है, कोई ग्लू नहीं लगा हुआ इनमें। ये अटैच कैसे होती हैं? इनके साथ कुछ लिगामेंट्स अटैच हुए हुए। ठीक है। इनके साथ कुछ मसल्स अटैच हुए हुए हैं, इनके साथ टेंडन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं। ये क्या करते हैं? सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके बोन्स को, आपके स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल का काम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है? आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, आपके मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि खाली बोन हो तो आपका काम चल जाएगा, या खाली मसल्स और खाली सॉफ्ट टिश्यूज़ हो तो आपका काम चल जाएगा। सारे चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। बोन्स में एम्बेडेड होते हैं क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जैसे कि अभी हमने आपसे डिस्कस किए, जो क्रिस्टल्स हैं, जब इन क्रिस्टल्स की तादाद
कम हो जाएगी तो आपकी बोन पोरस हो जानी है। बोन्स टू टाइप की होती हैं, कॉर्टिकल, एक जो आउटर जो आपकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कि ये हार्ड स्ट्रक्चर है, और एक होता है पोरस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कैंसलस या ट्रैबिक्युलर बोन। ठीक है, अगर एक जो है एक लॉन्ग बोन को देखा जाए तो इसका जो आउटर 80% पार्ट जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, और इनर पार्ट जो होता है जहाँ पे आपका बोन मैरो पे मौजूद होता है वो वाला पार्ट जो है वो आपका स्पंजी होता है, और उसको हम कहते हैं कैंसलस पार्ट। ठीक है, अच्छा, दोनों जो पार्ट हैं आपका जो है जो हार्ड स्ट्रक्चर है यानी कॉम्पैक्ट पार्ट या कॉर्टिकल पार्ट जो है उसमें भी आपको कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे, एंड जो स्पंजी पार्ट है उसमें भी आपको कैल्शियम फॉस्फेट के स्ट्रक्चर्स मिलने हैं। जैसे जैसे जो ऑस्टियोपोरोसिस प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे आपकी बोन थिन होती जाएगी, वीकर होती जाएगी। ठीक है, और जब ऐसा पेशेंट जिसकी बोन थिन है, वीक है, ऐसा पेशेंट जब गिरेगा तो फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी? फ्रैक्चर हो जाएगा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एज ग्रुप ऐसा है तो फिर हीलिंग में भी जो है प्रॉब्लम आएगी, तो फिर हमें जो है इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आगे जब हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है तो हम और ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, बोन स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली बोन मास डेंसिटी जो है ना उसको हम कह रहे हैं वो बोन की स्ट्रेंथ है। ठीक है, बोन मास डेंसिटी क्या है? जितना जो है बोन मास डेंसिटी ज़्यादा होगा उतनी ही बोन स्ट्रांग होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर बोन मास डेंसिटी कम है तो फिर आपकी बोन जो है उतनी ही वीक होगी। ठीक है, कुछ चीज़ें इसको जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक फैक्टर हो गया, ठीक है ना, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। लेकिन जो जो अच्छी बात है वो ये है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, मॉडिफाइबल है। जो चीज़ें जो फैक्टर्स आपकी बॉडी पे अफेक्ट कर रहे हैं और ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकते हैं, आप उसको ईज़िली या आप उसको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? आप उसको कंट्रोल इस तरह से करेंगे कि कुछ मेडिसिन्स दी जा सकती हैं, कुछ जो है डाइट के अंदर जो है कुछ चेंजेस की जा सकती हैं। वो जो है आपको हेल्प आउट करेगा कि आप ये जो कमी कॉज हुई है कैल्शियम की या जो है बोन वीक हो गई है इसको जो है ओवरकम किया जा सके। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि 25 पे जो है वो पीक पकड़ जाता है, एक जो है एक पीक लेवल आ जाता है जिसमें आपका जो बोन मास डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। देन ये ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और एट द एज ऑफ 35 ईयर्स 0.3% टू 0.5% जो है पर एनम डिक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, देन अगर ईस्ट्रोजन का लेवल जो हम बात कर रहे थे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्यों है? क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कैल्शियम और का जो एब्जॉर्प्शन है उसके ऊपर अफेक्ट करता है, जो आपकी बोन्स है उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो भी बीएमडी डिक्रीज होना है। ठीक है, इसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस और फॉस्फेट की बड़ी जो है बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, विटामिन सी, डी, के और बी। ये सब जो है वो मिल के आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम अगर कम हो जाए, ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाए, फिजिकल एक्टिविटी ना हो तो इंसिडेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो बात क्या है कि हम कैल्शियम क्यों इतना बोलते हैं कि कैल्शियम की वजह से आपका जो है वो बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है, या कैल्शियम की कमी की वजह से जो है वो हम ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होगा। इसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम मौजूद है उसमें से 99% जो है वो आपके बोन्स में मौजूद होता है। ठीक है, अब आप ये कहो कि मैडम कैल्शियम तो जो है
वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, जी बिल्कुल करता है। या जो है नर्व जो इम्पल्सेस कंडक्ट ट्रांसमिट कर रही होती हैं उसमें भी हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन ये जो 1% कैल्शियम है ये वहाँ पे हेल्प कर रहा है, बाकी 99% जो है वो आपकी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बॉडी में मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैल्शियम की जो अमाउंट्स हैं या कैल्शियम के जो लेवल्स हैं वो एडिक्वेट नहीं हैं तो आपकी प्रॉपर कैल्सिफिकेशन नहीं होगी, प्रॉपर बोन जो है वो मिनरलाइजेशन नहीं होगी, और जब बोन की मिनरलाइजेशन नहीं होगी, कैल्सिफिकेशन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली बोन जो है वीक होगी और देयर वुड बी मेनी चांसेस टू कॉज फ्रैक्चर्स। अच्छा, कुदरत ने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है, ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी में बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये बैलेंस जो है वो इम्प्रॉपर होगा, जब ये बैलेंस ऑल्टर होगा, देन वुड बी द देन अ कंडीशन वुड कॉज दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया क्या है? ऑस्टियोपीनिया जो है वो स्टार्टिंग स्टेज है जिसमें ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड मिनरल्स फ्रॉम द बोन बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जा और जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अपना काम सही से नहीं परफॉर्म कर रहे होते, और जब ये दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, जब हम कैल्शियम की इतनी बात कर रहे हैं तो कैल्शियम के कुछ रिकमेंडेड डोज होगा। एडल्ट्स में अगर देखा जाए तो कैल्शियम का जो रिकमेंडेड डोज है वो 1 ग्राम है। पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में देखा जाए तो 1.5 ग्राम्स है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो बच्चे हैं उनमें क्या है तो 0.8 ग्राम्स। अच्छा बेटा, आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में क्वेश्चन करते जाइएगा, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। विटामिन डी भी बड़ा ज़रूरी है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प कर रहा होता है और यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है उसको जो है प्रिवेंट कर रहा होता है। फिज़िकल एक्टिविटी का भी अपना एक रोल है। फिज़िकल एक्टिविटी अगर आपकी कम है तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, हम जो है रेजिस्टेंस के साथ जो है एक्सरसाइज करवाते हैं विद प्रिकॉशन। अगर कोई हमारे पास ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट आ जाता है, लेकिन विद प्रिकॉशन। ठीक है, इसको विद प्रिकॉशन को प्लीज़ आप क्वेश्चन आप जो है इन्वर्टेड कॉमास में रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एक्टिविटी स्ट्रेनस एक्टिविटी कराते हो तो वो भी प्रॉब्लम कॉज करेगा। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स जो हैं अगर हम देखें रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें तो
रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि जो है वो आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहे होते हैं जो कि अल्टीमेटली आपका, मैं ये कहूँ कि आपकी जो है ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर रहे होते हैं। इसमें डिक्रीज बीएमडी है सबसे पहले, ठीक है। देन इसके साथ साथ जो है आपका फिजिकल एक्टिविटी कम होना। अगर प्रीवियस कोई हिस्ट्री हो फ्रैक्चर्स की, ठीक है, अच्छा ये प्रीवियस हिस्ट्री जो फ्रैक्चर की है ये इस तरह की हिस्ट्री होगी कि कॉमन फ्रैक्चर्स नहीं होंगे। कॉमन फ्रैक्चर से क्या मुराद है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि कुर्सी पे बैठा हुआ था बंदा, गिर गया और उसको फ्रैक्चर्स हो गए। तो फ्रैक्चर्स इस तरह के होंगे कि वो प्रॉब्लम कॉज कर रहे होंगे आपको, जो है आपको हिस्ट्री जो है इंडिकेट कर रही होगी कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल नहीं हैं। जैसे कि जो मॉडिफाइबल नहीं है, जेंडर, ठीक है, फीमेल्स में कॉमन है। एज, जी सरोज, आप जब एक्सरसाइज करवाते हो तो जो है जो जो बंदा है उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप माइल्ड रेजिस्टेंस रखते हो या मॉडरेट रखते हो, ठीक है। आप जो है कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं कराते। नॉन मॉडिफाइबल अगर हम बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर्स की, तो उसमें सबसे पहले एज आ जाती है, जेंडर, जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आपको जो है फिर तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी फैमिली में रन कर रही है, तो ये जो है एक चांस हो सकता है कि आपको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो, लेकिन आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। आप जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप बचने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। हार्मोनल स्टेटस, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डाइटरी इनटेक, ये सब मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका जो है आप में कोई जो है हार्मोनल स्टेटस की वजह से यानी एस्ट्रोजन की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जो है वो आपके पास जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्मोकिंग करता है बंदा, अल्कोहलिज्म है, अगर अल्कोहल लेता है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अभी तक जो है अगर स्टडीज़ की बात करें तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि आइदर स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है या नहीं करता, लेकिन एक वो है कि हाँ, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है, तो आप उसको भी जो है जहन में रखेंगे। जब हम हिस्ट्री लेंगे ऐसे पेशेंट की तो हम ये सवालात लाजमी करेंगे, ठीक है। एट द एंड मैं आपको बताऊंगी, एक क्वेश्चनर है जो कि इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने डेवलप किया है, जिसके थ्रू वो रिस्क फैक्टर्स चेक कर सकते हैं कि किन लोगों में जो है ज़्यादा चांसेस हैं ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने के, ठीक है। सेकेंडरी फैक्टर्स क्या हैं? कुछ ऐसी डिजीज़ेज हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करती हैं, जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई, एंडोक्राइन का कोई इशू हो गया, जैसे कि थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो गया, पैराथायराइड का कोई इशू हो गया। इसी तरह से अगर जो है कोई आरए हो गई, किसी को आरए इज रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, या जो है कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे? अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी साइलेंट डिजीज़ है, ठीक है। साइलेंट डिजीज़ से क्या मुराद है? कोई सिम्टम नहीं होगा, जब तक के फ्रैक्चर नहीं होगा तब तक के कोई सिम्टम नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्चर कैसे होगा? फ्रैक्चर जो है माइन्यूट ट्रॉमा से होगा, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई बोन तो बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर किसी एक्सीडेंटली कोई एक्सरे करवा लिया तो एक्सरे में जो 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 वीक बोन होती है उसका जो जो शेडो आता है वो बड़ा डिफरेंट आता है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बोन होती है वो बड़ी सॉलिड जो है वो नज़र आ रही होती है, तो उससे जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर सको। डायग्नोज कैसे करेंगे? डेक्सा एक टेस्ट होता है, डेक्सा क्या है? डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टिव
एब्जॉर्प्शियोमीट्री टेस्ट होती है, ये हम करवा रहे होते हैं। उससे हम क्या चेक करते हैं, बीएमडी कितना है। ठीक है, नॉर्मल बीएमडी की अगर बात करें तो एक रेंज है 1 to -1। इस रेंज में अगर आपकी जो है बीएमडी की जो जो स्कोर है टी स्क्वायर आता है तो फिर वो नॉर्मल है। अदरवाइज अगर -1 to -2.5 आता है तो ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया क्या था, ऑस्टियोपीनिया इज व्हेन द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इज मोर देन द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी कि आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए हुए, ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो हैं वो उनकी एक्टिविटी कम हुई हुई है। और अगर यही स्कोर जो है -2.5 या इससे बिलो चला जाएगा तो फिर हम ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो इसको हम डायग्नोज कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बहुत जो है सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका। सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, आप अगर प्रिवेंशन की तरफ ले जाते हो तो फिर जो है बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप खुद भी, इतनी सारी फीमेल्स जो हैं वो इस फील्ड में मौजूद हैं, हम खुद भी अगर जो है इसका ख्याल रखें और जो है प्रिवेंट करने की कोशिश करें, अपने डाइटरी इनटेक को अच्छा रखें, अपना जो है कैल्शियम का कंटेंट जो है वो पूरे करें। अब वक्त के साथ साथ जैसे हमें पता, हमने देखा कि वक्त के साथ साथ जो है हम जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होती जा रही है कैल्शियम की, तो हमें जो है इनटेक भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन जो है वो जो एक लेवल है उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, न्यूट्रिशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। एक्सरसाइज, यस एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो है हम एक्सरसाइज जब इन पेशेंट्स को हम करा रहे होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स को या जो है जिनकी बोन्स वीक हैं, तो वहाँ पे हमें बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इवन जो अगर मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है या मसल जो है वो किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर कॉज हो सकता है, जिसको हम एवल्जन फ्रैक्चर्स कह रहे होते हैं। तो बड़ा केयरफुल होने की नीड है। आपको पेशेंट्स को समझाना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपनी केयर करें, किस तरह से जो है इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेफ्टी इश्यूज़ होंगे, ठीक है, जो ओल्ड एज है वहाँ उनके घरों में सेफ्टी इश्यूज़ होंगे। सेफ्टी इश्यूज़ क्या हैं, गिरने के चांसेस होंगे, तो आपको जो है घर को फॉल फ्री बनाना पड़ेगा। आपको जो है इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा फैमिली वालों को, उस पेशेंट को, कि वो अपने घर को किस तरह से मैनेज करें। ठीक है, अदरवाइज़ अगर तो आप जो है उनको ट्रीटमेंट किए जा रहे हो और वो बार बार गिर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होना। ठीक है, ये जो खौफ बैठेगा ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। क्वेश्चन है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यंगर एज में भी ज़्यादा हो सकती है? बेटा इट डिपेंड्स। ठीक है, अगर जो है आपका जो बैलेंस है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का, अगर वो बैलेंस नहीं है तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो सकती है। इवन के जो यंग एज के बच्चे होते हैं उनमें भी जो है वो बोन्स वीक होती हैं। ठीक है, जैसे हमने बात करी कि एट द एज ऑफ 25 हम देखते हैं कि आपके पास जो है एक पीक आता है जिसमें जो है बीएमडी एक पीक पे होता है। ठीक है, अगर तो उस पीक पे नहीं पहुंच पाता तो फिर कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, तो यंग एज में भी जो है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, मेडिकेशंस दी जा रही होती हैं, मेडिकेशन में एंटी रिजॉप्टिव्स होती हैं। हमने देखा कि भाई रिजॉप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमने एंटी रिजॉप्शंस दे दी। अगर इस्ट्रोजन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो इस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी या इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स दिए जा रहे होते हैं। इसके अलावा हम देते हैं सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं। और इन पेशेंट से हम कहते हैं कि आप धूप में बैठा करें। ठीक है, अच्छा धूप में बैठने जो है वो ऐसा नहीं है कि आप जाके जो है वो बैठ गए धूप में और जो है चिलचिलाती धूप में बैठ गए और जल जला के आ गए, ब्रोस्ट नहीं बनाना। ठीक है, आप बैठोगे तो आप किस तरह से बैठोगे, धूप का भी टाइम ड्यूरेशन है।
ठीक है, आपका जो जो सुबह की जो धूप है, ठीक है, वो और जो ढलती हुई धूप है वो आपकी बॉडी पे जब लगती है तो आपकी स्किन, कुदरत ने देखो आपको कितना अच्छा निज़ाम दे दिया कि आपकी स्किन जो है विटामिन डी फॉर्म कर सकती है। वो विटामिन डी फॉर्म करेगी तो विटामिन डी क्या कर रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई जो है हार्मोन का इशू हो जाता है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है या पैराथायराइड ग्लैंड है, अगर उसमें कोई इशू हो जाता है तो वो भी हम देखते हैं कि उसकी वजह से भी जो है वो ये एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। देन प्राइमरी की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी क्या है? ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो कि विद एज आपके साथ होता है। अनबैलेंसिंग ऑफ बोन रिजॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन, ठीक है, जिसकी वजह से जो है बोन मास कम होता जाएगा और फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब इसमें दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो पोस्ट मीनोपॉजल है, टाइप 2 जो है वो एज रिलेटेड है, एज एसोसिएटेड है। सही है। सेकेंडरी की अगर बात करें तो ये पैथोलॉजिकल होता है, कोई ना कोई पैथोलॉजी, कोई ना कोई डिजीज़ जो है अंडरलाइन मौजूद होगी जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो रहा है। ठीक है ना। अब इतना हम बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस इतना इम्पॉर्टेंट है और ये है वो है, तो इसकी कोई प्रिवेलेंस भी होगी। अगर हम जो है वो मैंने एक आर्टिकल देखा 2016 का, उसमें था कि 50% लोग जो हैं वो ऑस्टियोपिनिया जो है उनको हुआ था। ठीक है, इसी तरह से अभी रिसेंट मैंने एक आर्टिकल देखा 2017-18 का था। इसमें मैंने देखा पाकिस्तान में जो ऑस्टियोपिनिया जो जो कैलकुलेट किया गया, जो इवैल्यूएट किया गया, उसके जो परसेंटेज थी 45.8% थी। अब आप ये देखो कि ऑस्टियोपिनिया जब इतना लेवल पर है, 45.8% पे जब ऑस्टियोपिनिया है, तो फिर आप ये देखिए कि इट वुड लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसी तरह से अगर नॉर्मल बोन का देखा जाए तो नॉर्मल बोन जो थी वो अबाउट 37.8% लोगों में देखी गई, और ऑस्टियोपोरोसिस का जो परसेंटेज था वो 16.4% था। अब ये देखो कि ऑस्टियोपोरोसिस अगर 16.4 पीपल में हो रहा है, 16.4% ऑफ द पॉपुलेशन में हो रहा है, तो ये पॉपुलेशन कौन सी है? ऑब्वियसली ओल्ड एज है या फीमेल्स हैं। ठीक है, अगर ओल्ड एज है तो फिर अब ओल्ड एज को आप ये देखो कि ओल्ड एज को आप ये देखिए कि जो ओल्ड एज में जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो आप ये देखिए कि जो है फिर हीलिंग का प्रॉब्लम भी होगा, तो आपका बर्डन जो है मेडिकल के ऊपर वो कितना हो जाएगा। तो हमें जो है बड़ा केयरफुल रहने की नीड होती है, ऐसा ना हो कि कोई भी डिजीज़ जो है वो इतनी अमाउंट में आपके पास आ जाए कि उसकी वजह से आपका जो मेडिकल सिस्टम है उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाए। जैसे अभी जो है कोरोना की बड़ी बातचीत होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो है जो बर्डन है आपका जो मेडिकल सिस्टम है उसके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ रहा है, एंड अल्टीमेटली इट विल कॉज प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू समराइज इट सिंपली। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है भाई? बोन की डिसऑर्डर है।
ठीक है। बोन की डिसऑर्डर है, बोन की डिसऑर्डर है तो होता क्या है इसमें, बोन पोरस हो जाती है, वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, फ्रिजाइल हो जाती है। ठीक है। किन लोगों में कॉमन है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल, एल्डरली में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू यंग, लेकिन यंग में भी हो सकता है। ठीक है। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या कोई जो है एंडोक्राइन सिस्टम का कोई इशू है तो ये यंग में भी आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है जैसे कि रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस जनरेट हो रहा होता है। ठीक है। देन हमने बात करी थी बीएमडी की। बीएमडी जो है वो पीक लेवल्स पे पहुंचता है एट द एज ऑफ 25। अगर ये पीक लेवल्स पे नहीं पहुंचता तो अल्टीमेटली जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो जाना है। ठीक है। लेकिन जो कहा जाता है वो यही होता है कि 25 की एज पे जो है पीक लेवल्स पे पहुंच जाता है। देन ग्रेजुअली स्लो होना शुरू होता है। अब स्लो कितना स्लो होगा, डिक्रीज़ होगा। फीमेल्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है आफ्टर मीनोपॉज। ठीक है। तो मीनोपॉज जब हो रहा होता है तो फिर जो है ऐसे पेशेंट्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही होती है ताकि उनकी जो ये जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स हमने देखे। रिस्क फैक्टर्स क्या थे, कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स थे, ठीक है ना, कुछ डाइट थी कैल्शियम और विटामिन डी के हवाले से। हमने देखा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर जो है वो सही नहीं है, फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल अगर नहीं है अच्छा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक क्वेश्चन आया है, दोज हु हैव ऑस्टियोपीनिया। ओहो, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज हु हैव ऑस्टियोपीनिया। तो बेटा फिर आप अपनी केयर करो, आप कैल्शियम लो, आप विटामिन डी लो, प्लस धूप लाजमी लो। ठीक है। कुछ जो है खाने में कुछ चीज़ें हम बोलते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनकी बोन वीक होती है, उनको हम कहते हैं कि भिंडी खाएं। ठीक है। इसके साथ जो है अरवी खाएं, माश की दाल लें, मछली खाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती हैं। और इसके साथ जो है कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लीजिए। ठीक है। दूध पिए, दूध जो है वो लाजमी, लोगों को जो है बड़ी नफ़रत होती है दूध से, तो प्लीज़ दूध को जो है अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर जो है बहुत चांसेस हैं कि आपको इस तरह की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके जो है पेरेंट्स को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, आपकी जो है आपकी जो फैमिली है उसमें अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको बड़ा जो है केयरफुल रहना है। ठीक है। सिम्टम्स नहीं आते, इट इज़ अ साइलेंट डिजीज़, सिम्टम्स नहीं आते तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा कि सिम्टम्स नहीं आएंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा, पता तब चलेगा जब फ्रैक्चर होगा, माइन्यूट ट्रॉमा और फ्रैक्चर, और जब फ्रैक्चर होगा तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है। टेस्ट कौन सा किया था हमने, डेक्सा किया था। डेक्सा क्या था, डुअल, एक सेकेंड, हाँ डेक्सा हमने किया था डुअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। ठीक है। मशीन होती है, इसमें क्या किया जाता है, आपका जो बीएमडी का लेवल है उसको चेक किया जाता है। इसके 3 हमने लेवल्स चेक किए। अगर आपका स्कोर जो है -1 to 1 के दरमियान है तो वो नॉर्मल है, अगर -1 to -2.5 है तो ऑस्टियोपीनिया है, और अगर -2.5 से भी बिलो है तो फिर हम डायग्नोज करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। मेडिकेशन की हमने बात करी थी, ट्रीटमेंट की हमने बात की थी। हमने देखा कि विटामिन डी और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स है वो हम देते हैं इन पेशेंट्स को। हम जो है जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन के ऊपर गाइड करते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो है कुछ ऐसी चीज़ें हमें लेनी होती हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी का कंटेंट ज़्यादा हो। ठीक है। देन हमें जो है कुछ एक्सरसाइजेज अडॉप्ट करनी होती हैं। ठीक है। उन एक्सरसाइजेज को हम अडॉप्ट करेंगे, इसके साथ साथ हमें सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, और कुछ मेडिकेशंस हमने डिस्कस करी जो कि हम दे सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चनर है
जो कि इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने डेवलप किया है। मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो मैं इसके स्क्रीनशॉट जो हैं वो फिर अपलोड कर दूँगी पेज पे, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो मैं इसके स्क्रीनशॉट्स आपको सेंड कर देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कुछ फैमिली के हवाले से क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है? Have either of your parents been diagnosed with osteoporosis or broken a bone after a minor fall? ठीक है, इतनी देर से हम यही बातें कर रहे थे कि माइनर फॉल होगा तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो पहला सवाल क्या पूछ लिया कि भाई अच्छा ये प्लीज़ देखिएगा, ये सवाल जो है डायग्नोज नहीं कर रहे, डायग्नोज तो आप डेक्सा के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रिस्क फैक्टर है इन लोग, अगर आपको चेक करना है रिस्क फैक्टर है किसी पेशेंट में या नहीं है, तो आप जो है सिंपली ये 19 क्वेश्चन है पूछ के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहला सवाल क्या है, पेरेंट्स में क्या डायग्नोज हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस, हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, या जो है पेरेंट्स में से किसी को कभी इस तरह का फ्रैक्चर हुआ कि माइनर ट्रॉमा से कोई फ्रैक्चर हुआ हो। सेकंड सवाल है कि कोई हम्प तो नहीं आपके पेरेंट्स में से किसी को। हम्प क्या होता है, जो क्या कहते हैं, काइफोटिक कर्व तो नहीं डेवलप हुआ हुआ, विद एज डेवलप होगा और जो है बोन वीक होने की वजह से जो है वो ये डेवलप हो रहा होता है। क्लिनिकल फैक्टर्स पे पूछेंगे आपकी एज क्या है, 40 अबव हो आप। देन देखेंगे हैव यू एवर ब्रोकन अ बोन आफ्टर माइनर फॉल। ठीक है, हम देन ये देखेंगे कि अगर जो है माइनर फॉल की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो जो है बोन कभी फ्रैक्चर हुई है या नहीं हुई है, ये सवाल पूछेंगे। इसके साथ हम कहेंगे, हम पूछेंगे कि डू यू फॉल फ्रीक्वेंटली। ओके बेटा, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। डू यू फॉल फ्रीक्वेंटली, ठीक है, आप क्या फ्रीक्वेंटली गिरते हैं, सही है। फ्रैक्चर्स होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेल हैं, ठीक है, कमज़ोर हैं, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 40 हैव यू लॉस्ट मोर देन 3 सेंटीमीटर इन हाइट। अच्छा, विद एज जो है जैसे जैसे बोन वीक होगी आपकी हाइट भी कम होगी, तो क्या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपने जो है जो आपकी हाइट का जो लॉस है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या कम है, ये पूछेंगे हम। बीएमआई कितना है, बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है। हैव यू एवर टेकन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी एक इम्पैक्ट है आपकी बोन के ऊपर और बोन वीक हो रही होती है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्क फैक्टर्स चेक कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं कि वी आर नॉट डायग्नोजिंग बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस, वी आर जस्ट फाइंडिंग वेदर दे आर सम the patient is having any sort of risk factor or not. Have you ever been diagnosed with rheumatoid arthritis? हमने देखा था कि rheumatoid arthritis भी osteoporosis को जनरेट कर रहा होता है, तो हम ये सवाल करेंगे। Have you been diagnosed with an overactive thyroid और overactive parathyroid glands? हमने देखा कि एंडोक्राइन की वजह से भी प्रॉब्लम कॉज हो रही थी, तो अगर जो है थायराइड या पैराथायराइड में कोई इशू है तो वो भी हम चेक करेंगे। विमेन है तो हम देखेंगे मीनोपॉज कब हुआ है, ठीक है। मीनोपॉज के बारे में कुछ सवालात पूछ लेंगे, ठीक है। देन हम जो है उसकी जो ओवरीज हैं वो इंटैक्ट हैं या रिमूव हो चुकी हैं, हिस्टेक्टमी हो चुकी है नहीं हो चुकी, ये सारे सवालात करेंगे। मेन है तो उससे हमने सवाल पूछना है कि लो स्टेरॉइड लेवल के जो सिम्टम्स हैं उसके हवाले से हम सवाल पूछेंगे कि अगर टेस्टोस्टेरोन जो है उसको वो लो है तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो तो नहीं जनरेट हो रहे।
इसके साथ साथ एल्कोहलिज्म या सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं करता बंदा। देन फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है, मिल्क से कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि हम आगे अल्टीमेटली पेशेंट से यही कहेंगे भाई आप दूध पिए, ये करें वो करें, तो हमें जो है एलर्जिक तो नहीं है पेशेंट, हमें ये पता करना लाजमी है। सनलाइट में जाता है बंदा, नहीं जाता, ठीक है। एक तो देखो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और सनलाइट में ना जाना भी एक जो है बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस थे वो जस्ट हमें एक हेल्प मिलेगी कि हमें पता चल जाएगा कि जो पेशेंट आपके सामने है वो आइदर ही और शी हैज़ अ रिस्क फैक्टर टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस और नॉट, ठीक है। डायग्नोज नहीं कर रहा, बार बार कहूँगी डायग्नोज नहीं कर रहा। डायग्नोज करने के लिए आपको जो है अपना जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म कराने पड़ेंगे, उससे ही आप डायग्नोज कर सकोगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। आई होप कि आप लोगों को जो है काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप लोग प्लीज़ हमें जो है इस पेज पे मज़ीद बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स आप जो है चाहते हो कि हम प्रोवाइड करें, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी जो आपकी डिमांड होगी या जो आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे हम उसके ऊपर जो है वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें। आई होप आप लोगों के कोई सवाल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ मैं मुसलसल चेक कर रही हूँ, मेरे पास जो है 2-3 जो सवाल आए थे उनका मैंने जवाब दे दिया। आई होप मैंने मिस ना किया हो। बेटा अगर कोई सवाल करना है तो प्लीज़ पूछ लो। नो क्वेश्चंस? जी बेटा, नो क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप हमें बताइएगा कि आप लोगों को मज़ीद किन टॉपिक्स पे जो है वो इट इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ लेक्चर, आपको मज़ीद और किन टॉपिक्स पे डिस्कशंस करनी है, तो फिर हम उसके ऊपर भी प्लान करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।